राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेता संघ ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। दवा विक्रेता संघ राजनांदगांव के अध्यक्ष देवव्रत गौतम व अन्य सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि कई कंपनी अवैध तरीके से ई ऑनलाइन दवा व्यापार को अंजाम दे रहे हैं, जिससे मेडिकल व्यवसाय करने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इससे दवा कारोबारी निराश है। दवा के थोक विक्रेता हो या फिर फुटकर, अधिकांश का मानना है कि सरकार ने अगर इसकी अनुमति दी तो वह सड़क पर आ जाएंगे। जिले की बात करें तो यहाँ होने वाले दवा के करोड़ों के कारोबार पर इसका असर पड़ने की आशंका दवा कारोबारियों ने व्यक्त की है। वे सभी चाहते हैं कि ई फार्मेसी को अनुमति न मिले। आप भी देखें वीडियो। 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो भी व्यापार का सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने अवैध रूप से ई फार्मेसी या ऑनलाइन फार्मेसी का जो कार्य चालू किया, उसमें लगातार हमने अपना विरोध दर्ज किया और इसका सुखद परिणाम ये हुआ। ऑनलाइन दवा खरीदी के प्रति आम आदमी की भारी रुझान से घबराए दवा व्यापारी चिंतित। जिले में दवा के छोटी बड़ी थोक और फुटकर की तकरीबन 400 से 800 दुकानें हैं। जिले भर के दवा विक्रेता राजनांदगांव से ही दवाएं खरीद कर ले जाते हैं। बहुत से ऐसे भी कारोबारी हैं जो अपने घरों या गोदामों से कारोबार करते हैं। वह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के लिए एमआर के माध्यम से व्यापार करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक शहर में एक दिन में दवा का कारोबार 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच का है। यह सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ई फार्मेसी आने से यह कारोबार आधे से भी कम होने का अनुमान दवा कारोबारी लगा रहे हैं। इस कारोबार को लेकर व्यापारी जहां अपने ही फायदे के बारे में सोच रहे हैं, वहीं आम आदमी की धारणा बिल्कुल अलग है। दरअसल आम आदमी के माने तो दवा व्यापारी लूट मचा कर रखे हैं और ऑनलाइन व्यापार के बाद उन्हें राहत की सांस लेने का मौका मिले हैं। दरअसल मेडिकल दुकानों के भाव व ऑनलाइन दवाई के भावों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है और ऑनलाइन दवाई खरीदी करने से उन्हें कम रेट में दवाई मिलने से काफ़ी पैसे की बचत होने से वे काफ़ी खुश है। में नहीं आई तो हमने थक हार कर 7 जनवरी को पुणे के आईसीडी में की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि हम गली से दिल्ली तक हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और हर गली में हर नुक्कड़ पे जाके हम अपनी समस्याओं को बताएंगे, सरकार को जगाएंगे, घंटी बजाएंगे। हमारा घंटी बजाओ का आंदोलन था। जैसा कि सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है और उस हिसाब से सोशल मीडिया पत्रकारों के सवाल के जवाब पर एक तरफ ई फार्मेसी के तहत सरकार आने वाले दिनों में दवाओं की बिक्री ऑनलाइन करने की तैयारी में है, जिसे जिले से लेकर देश भर के व्यापारी फर्जी करार कर रहे हैं, इसका व्यापक विरोध भी कर रहे हैं। वहीं जिले में चल रहे बिना फार्मासिस्ट के दवा दुकानों पर गोलमोल जवाब देते हुए चुप्पी साध ली, जबकि सच है कि जिले भर के अधिकांश दवा दुकानें फार्मासिस्ट के डिग्री चिपकाकर बिना कोई मीटिंग के 2 घंटे के अंदर 20 कंपनियों लोगों का कहना है कि कई फार्मासिस्टों को दुकानों में अपनी डिग्री का फोटो कापी बांट रखे हैं और वे स्वयं कहीं और नौकरी कर रहे हैं। बावजूद संबंधित अधिकारी चुप्पी साध रखे हैं। बहुत से जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट पे हैं, लगभग 20 कंपनियों को उन्होंने नोटिस जारी किया है कि यह अवैध कारोबार तुरंत बंद किया जाए और यह टोटल अवैध कारोबार है। भारत सरकार की जो ऑनलाइन फार्मेसी को कोई मान्यता नहीं है, उस विषय पे हमको राहत तो तत्कालिक तौर पे मिल चुका है और हम एक कदम आप लोगों के माध्यम से और जीतने के लिए आप लोगों से सहयोग और सहकार के लिए हम लोग आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारा ऑल इंडिया का जो इंस्ट्रक्शन है कि आप लोकल मीडिया पे भी दिन दूनी रात 16 गुनी फायदे की व्यापार आम आदमी की समझ से बाहर। दवा व्यापारी किस दवा को क्या भाव लगाकर बेच रहे हैं, इसके लिए देश भर में शायद कोई मापदंड नहीं है। मेडिकल दुकानों में मिल रहे दवा व बराबर फार्मूला से बने जेनेरिक दवाइयों के भाव में कई गुना भावों का अंतर देखने को मिलता है।
चूँकि दवा लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सामग्री है, इसलिए कोई बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सभी को पता है। दवाइयों के नाम पर डॉक्टर, दवा व्यापारी डायग्नोस्टिक सेंटर घी खाकर मलाई लपेट रहे हैं। यहाँ फिक्स दवाई लिखने के नाम पर, फिक्स सेंटर से जांच करवाए जाने के नाम पर महंगी गाड़ी, सोने, हीरे की अंगूठी व हार जैसे चीज गिफ्ट में लेने देने की खबर लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। सरकार को चाहिए, चूँकि यह मामला जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस व्यापार को प्राइवेट व्यापार से बाहर कर सरकारी कर दिया जाना चाहिए। आप भी देखें वीडियो। रिटेलर को मार्जिन है और दूसरे कैटेगरी में 10 और 20% का है। एक और मेडिसिन आती है जेनरिक, जिसका बहुत ज़्यादा अभी 2-4 सालों में व्यापार बढ़ा है, लेकिन वो भी 7% है। 93% एथिकल व्यापार है, जो कि इसी ट्रेंड पे चलता है, 10 और 20% पे। तो ये विसंगतियां चालू हो गई हैं कि जो दवाइयां हैं, जब से ऑनलाइन व्यापार चालू हुआ है, एक काला अध्याय चालू हुआ है कि नकली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो 1945 का है, उसमें कोई परिवर्तन अभी तक हुआ नहीं है। 1945 के बाद सरकार ने कोई अमेंडमेंट लागू नहीं किया है, तो ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है ड्रग एक्ट में, क्योंकि यह सेंटर का बनाया हुआ नियम है। कोई परिवर्तन अभी तक न संसद में लाया गया है, न कुछ हुआ है, तो ऑनलाइन व्यापार इसलिए आवा है। ड्रग और केमिस्ट्री विभाग से परमिशन तो उनको भी मिला होगा ना? वो ऑनलाइन व्यापार नहीं कर सकते, वो उसके सिस्टम में है। पूरा देश डिजिटल दुनिया में चल रहा है, सब चीज़ का ऑनलाइन व्यापार हुआ है, तो मेडिकल लाइन में ऑनलाइन व्यापार क्यों नहीं हो सकता? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पूरा देश डिजिटलाइज हो रहा है, हम भी डिजिटलाइज के पक्ष में हैं, लेकिन अभी अगर आप यहाँ भारत के पोजीशन देखें, यहाँ का पोजीशन देखें, अभी तो डॉक्टर ही डिजिटलाइज नहीं हुआ है। डॉक्टर के अब कौन सी डिग्री में है, क्या ऑथेंटिक है, क्या वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है और वो किस मानक को पालन कर सकता है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और उसका मतलब कौन लिख सकता है और कहाँ से आ सकता है। यहाँ पे जैसे 6 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पे 800-900 केमिस्ट हैं, तो आप एवरेज देखिए। और जबकि ऑनलाइन की मॉनिटरिंग की कोई सुविधा नहीं है। अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था, वो ऑनलाइन से ही उनका ड्रग आया था और वो कोलैप्स कर गए। तो जनरली इस टाइप की अनियमितता पाई जाती है और इसकी मॉनिटरिंग की कोई सुविधा नहीं है। जो गलती ऑनलाइन से आप अपेक्षा कर रहे हैं ऐसा हो सकता है, वो तो आपके शहर में भी हो सकता है, क्योंकि अधिकांश मेडिकल दुकानों में फार्मासिस्ट बैठते ही नहीं है। आप स्वयं, जैसे आप ये शहर के अध्यक्ष हैं, लगभग राजनांदगांव में कितने मेडिकल दुकान हैं? राजनांदगांव में 125 के दुकानें हैं। उसमें कितने दुकानों में फार्मासिस्ट बैठते हैं? लगभग तकनीकी रूप में तो सभी में बैठते हैं। मेरे आकलन में 50 से 60% दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं बैठते। अब चूँकि आप अध्यक्ष हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कई दुकानों पे मैं खुद सर्च किया हूं, फार्मासिस्ट बैठते ही नहीं हैं। तो आपको, चूँकि इस शहर के आप अध्यक्ष हैं, तो लोकल की बातों को पहले उठाना चाहिए। जो फर्जीवाड़ा लोकल में हो रहा है कि बिना फार्मासिस्ट के दुकानदारी जो कर रहे हैं, वो पहले फर्जी है, फिर ऑनलाइन की बात करेंगे, क्योंकि वो देश का मामला है। पहले आप स्थानीय मामला में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो हम लोग जो यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं, वो ऑनलाइन के विषय पे बात रखने आए हैं। रही बात ये जो आपकी बात, उसका हम लोग उचित मंच पे जवाब देंगे, क्योंकि विषय भटक जाएगा। तो अभी हमारा जो फोकस है ऑनलाइन फार्मेसी में, जो हमारे छोटे छोटे दवा दुकानदारों को जो समस्याएं आ रही है, उस विषय पे आए हैं, जो टोटल इलीगल कारोबार है। उचित मंच को मत लीजिए, उस पर कार्रवाई की बात कीजिए। हाँ, है ना भाई, जो यहाँ पे जो भी इस टाइप का कोई गंभीर अगर कोई मामला आता है, तो निश्चित तौर पर हम उनका, आप लोगों का सहयोग करेंगे और जनता के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ स्वास्थ्य के साथ नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक है, पकड़ी गई, यहाँ किया गया, वो किया गया, लगातार आप लोग तो सुविधा अच्छे लगातार उनके संपर्क में रहते हैं।
प्रेस के और लगातार अध्यापन करते हैं। कितना प्रभावित हो रहा है। बहुत आंकड़ा नहीं, दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग। एक पर्ची डॉक्टर ने लिख के दे दिया, अब उस पर्ची में इस महीने भी बुलाएगा, अगले महीने बुलाएगा, फिर अगले महीने बुलाएगा, जबकि नियम ये है कि उसने 30 दिन के लिए लिखा तो 30 दिन की दवाई उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उस दवाई का लगातार वो दुरुपयोग करता है, जिसके कारण कुछ बच्चे अपने कई केसेस ऐसे आए जिसमें निजात वगैरह जो चल रहा है उसमें अपने को पता चलता है कि बच्चे इस प्रकार की दवाइयों को लेके दुनिया भर के अपराध के जंगल में वो फंसते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो तकलीफ जो ऑनलाइन का जो है ना, ये तकलीफ है। गौतम भैया, आप जैसे फैसले की बात की, कोर्ट ने फैसला दिया है, हाँ। तो कोर्ट ने जब फैसला दिया है आपके पक्ष में दिया है, हाँ। तो उसका वायलेशन कौन कर रहा है? वो तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट होगा, तो उसको आप लागू क्यों नहीं करा पा रहे? जिले स्तर नहीं, ये तो वही तो मैं आपको उसी के बात को उसी को तो स्पष्ट कर रहे हैं। उसकी कॉपी भी दीजिए कि हाँ, आखिर उसमें क्या फैसला क्या कहता है। हाँ। फैसला आपका कहाँ से मैं आया? अभी दे देता हूँ। फैसला कहाँ से, क्या आपने लगाया था? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहाँ लगाया था आपने? तीनों कोर्ट में लगा है। तीनों कोर्ट में हाँ। लगाए थे। तो चूंकि हायर जुडिशियल का मामला है, एक सिंपल तो जिले स्तर पर अगर अपन किसी चीजों को बोल रहे हैं, हाँ। इससे कितना इम्पैक्ट वहां पर जाएगा? हाँ। क्या पूरे राष्ट्र में नहीं, इसी पूरे- मुद्दे को लेकर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है क्या? यस, पूरे राष्ट्र किया जाएगा। ये जी 30 हाँ। दिसंबर 2015 को हाँ। 30 दिसंबर 2015 को सरकार ने इंटरनेट में ड्रग सेल नहीं करने का आदेश पारित कर दिया था। हाँ। तो 2015 और 8 2023, तो ये 8 साल गैप में आप लोग कहाँ थे जब ऑनलाइन पूरा पड़ा नहीं, इसके था? पहले विरोध हो चुका विरोध हो चुका है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? सामान्य सी बात है कि आदमी बोलता है तुमको कोर्ट में घसीटेंगे, तो हमने कोर्ट में तो उनको बुलाया। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि 1945 के बाद संसद ने कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया है, तो व्यापार का स्वरूप नहीं बदला है, खासकर ड्रग के लिए। तो वहां तो बदलाव नहीं हुआ है और ये अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, और उसके कारण ही हम फिर अभी 7 जुलाई को जो हमारा निर्णय हुआ कि गली से दिल्ली तक हम हल्ला बोल कार्यक्रम कराएंगे, घंटी बजाओ अभियान चलाएंगे, उसका ही परिणाम ये आया कि सरकार हमारे को अपने टेबल पे बैठा के बात की और 20 कंपनियों को नोटिस जारी की। ये इसका परिणाम है। लेकिन चूंकि यह मामला ठंडा ना पड़ जाए, इसलिए हर जिले से हम प्रेस वार्ता करके और आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जनता को जागरूक करते हैं, तो उस हिसाब से हमने आप लोगों के आपके तो आप लोगों के अलावा पूरे देश में अलग से और प्रेस वार्ता है क्या? सभी लगभग हर जिले में होगा, एक हर जिले में। और यहाँ की जो क्लिपिंग है वो ऑल इंडिया पे जाएगी और सरकार को हम अपनी बात रखेंगे। भैया ऑनलाइन के रेट में जो ऑफलाइन ले रहे हैं उसमें भी फर्क दिखता है, तो वो वहाँ पर फर्क क्यों है? उसमें वो ये जो ज्यादातर रुझान लोगों का कम नहीं होगा, वो अपनी पूंजी, जैसे आपको उनका बताया फ्लिपकार्ट का 1 MG ने 551 करोड़ रुपया अपना बर्न किया है। वो तो घाटा एक्चुअली क्या है, जो हम व्यापार कर रहे हैं हम अपने पैसे से कर रहे हैं। जो कारपोरेट घराना है वो तो आपका पैसा भी बर्न कर रहा है, मेरा भी का एक बार शेयर निकलता है, हम सब शेयर खरीदते हैं, तो वो तो पब्लिक का पैसा है। और उनकी पॉलिसी तत्कालिक नहीं रहती, 5 साल 10 साल कौन कॉम्पिटिटर है, कौन प्रतिस्पर्धी है, उसको कैसे खत्म किया जाए, आने वाले समय में व्यवसाय का कैसे स्वरूप रहेगा, उस पर हम कैसे कॉम्पीट करके अपने कॉम्पिटिटर को बाहर करें। लेकिन भैया मैं आम जनता हूँ तो मेरा रुझान तो उधर ही होगा ना, अगर मेरी 50 रुपए कम में कोई चीज घर पहुँच के मिल रही है तो फिर मैं ऑफलाइन लेने क्यों जाऊँगा? भैया उसके लिए 2 बातें हैं। अभी तो वो आपको सस्ते में दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम जैसे लोग का व्यापार खत्म कर रहे हैं। बाद में सिर्फ वो बचेंगे और आप बचेंगे। आपको दवाई सिर्फ उनसे ही मिलेगी या उनके जैसे 2-4 लोगों से, तो फिर उनके रेट में लेना पड़ेगा। ये प्लानिंग है। अभी जैसे आपने कहा कि कमीशन ये 8 से 16 और 10 से 20% में इसमें मतलब भ्रांतियां फैलाई गई है। नहीं, ये हमारा फिक्स है, ये गवर्नमेंट आपका फिक्स है। हाँ, हाँ। तो इसमें मैं एक चीज ये कहूँगा कि एक दवा है आप ही के उसमें का म्यूसिनेट, हाँ, वो 254 रुपए की एक स्ट्रिप आती है। भाई कोई 10% देता है, कोई कुछ देता है। मैं उसी को दूसरे दुकान से 120 रुपए में स्ट्रिप लाया हूँ। अब आपकी बात को तो मैं क्लियर किया भैया जी कि
ये जेनरिक मेडिसिन भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है। जेनरिक में भी जो रेट का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमारे हाथ में नहीं है, प्रतिस्पर्धा का व्यापार है। तो हमारा भी केमिस्ट है, मोर देन 95%, 98% है, वो अपने लैंडिंग कास्ट पे ऐड करके बिजनेस करता है। वो एमआरपी पे अगर देगा तो अपना व्यवसाय कब किल कर जाएगा उसको खुद मालूम नहीं, क्योंकि वो ओपन है। जैसे आप 3 जगह से ले गए, 3 अलग रेट है। तो मैं वो मान सकता हूँ कि दाल में नमक वहां पे चलेगा, लेकिन वो विसंगति है। उसको भी हम गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि जेनरिक के भी एमआरपी आप कम कर दीजिए, क्योंकि हमारा व्यापार बदनाम हो रहा है, हमारा व्यापार बदनाम हो रहा है। यहाँ ये भी हमारा एक डिमांड है कि जेनरिक के एमआरपी आप लैंडिंग कार्ड से कम कर दीजिए। 90% जो दुकानदार है, 95% वो भी एमआरपी पे नहीं बेचता, क्योंकि ये विसंगति तो देखी जाएगी भाई। अब ये हमारे हाथ में नहीं है। उसको भी और वो 7% व्यापार है, 93% आज भी एथिकल का है। उसको भी सरकार के संज्ञान में लाया गया। इसको सीडीएससी हो, ई फार्मेसी का लाइसेंस एक स्टेट में एक देती है, ये सही है गलत है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो उसमें एक स्टेट में ई फार्मेसी को मान्यता गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको हम लोगों को जिस तरीके से व्यापार चालू करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, उन सारे नियमों का पालन जो है वो ई फार्मेसी वाले कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि उनको लाइसेंस मिले, वो बगैर लाइसेंस के काम करते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है आप लोगों के नीचे एमआर के रूप में बहुत सारे एजेंट काम करते हैं। ये देखा भी गया है कि डॉक्टरों को लालच देकर, बड़े बड़े इनाम देकर कार वगैरह, गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, अक्सर देखा गया है। ये बात भी सही है कि मेडिकल दुकान दिन ब दिन दूना और रात 16 गुना बढ़ता दिखाई देता है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी में प्लस ये है कि डॉक्टर फिक्स होते हैं कि दवाई वहीं से लेना, वहीं मेडिकल से। डॉक्टर लोग खुद ही अपना दुकान चलाते हैं। हाँ, ये बात जो है ना, ये बात ज्यादा सही है कि डॉक्टर खुद अपनी दुकानदारी चालू करते हैं। ये जहाँ तक इसकी बात है, कंपनी की पॉलिसी है, उसमें हमारे व्यापारियों का कोई रोल नहीं है। हमारा व्यापारी को तो अपनी मार्जिन से मतलब है, बाकी वो व्यापारिक पॉलिसी है उन कंपनियों की, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में है। तो पिछले 3 सालों से सिंपल गिफ्ट और महंगे गिफ्ट पे मॉनिटरिंग हो रही है। उसका कोई पतला रास्ता भले वो लोग निकाले हैं, लेकिन पहले ओपनली जो गिफ्ट चलता था वो लगभग बंद है। ये कंपनियों का ही कंपनी की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी नहीं है। लोगों का सीधा सीधा आरोप रहता है, जैसे मैं भी एक आम नागरिक हूँ, 3 दूनी 4 चौगुनी बता रहे हैं, दिन दूनी रात 16 गुनी। 56 दुकानें बंद हो चुकी है कोरोना के बाद। हालत खराब है, रिटेलर्स के पेमेंट नहीं आ